Hello and welcome everyone. In this video, we shall be talking about civil disobedience movement, how it started, what were the reasons, and how different groups participated in this civil disobedience movement. And finally, we shall be talking how this movement too was called off by Mahatma Gandhi. What were the conditions, what were the situations that this kind of things, chaos and disorders were happening. So without any delay, let's begin the video. So we have to remember how non-cooperation movement was called off. If you remember that Jallianwala Bagh massacre, where 1,000 people were killed and more than 1,000 people were injured in an open fire by General Dyer, on the day of Baisakhi. And after violence in North India, Mahatma Gandhi had to call off this non-cooperation movement. So let's talk about this. What is civil disobedience movement and what were the conditions and what was happening in the country? So we are going to talk about what happened after non-cooperation movement called off. Non-cooperation movement खत्म होने के बाद क्या हुआ? That is what we are talking in this video. There was difference in Congress. Congress was not united. There was a difference, or you can say difference in opinions about the movements among the members of this. Like people like C.R. Das and Motilal Nehru were tired of this mass protest and they wanted to participate in provincial, that we call local election, to argue on the undemocratic ways of government. They founded Swaraj Party within the Congress. Let me talk about these two people, C.R. Das and Motilal Nehru. ये वो दो मेंबर थे जो चाहते थे कि यार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत हो गया मास प्रोटेस्ट, बहुत हो गया मूवमेंट, बहुत चला लिए सत्याग्रह, अब थोड़ा हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट होके मेंबर बनते हैं और वहाँ जाके पार्लियामेंट में बोलेंगे कि भैया आपका जो गवर्नमेंट करने का तरीका है, आपका जो गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है, ये जो है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं है। मीन्स मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, ये दोनों चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और लड़ के इलेक्ट होके चुनाव जीत के हम पार्लियामेंट में बैठें उनके और वहाँ जाके बोलें कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट में रहकर गवर्नमेंट के अपोज बात करना चाहते थे वो, ठीक है। चलो ये भी अच्छा तरीका है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? दे फाउंडेड अ पार्टी एंड दे कॉल्ड इट स्वराज पार्टी। दे कॉल्ड इट स्वराज पार्टी। व्हाट डू दे कॉल इट? उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा स्वराज पार्टी। यस। लेकिन उसी कांग्रेस में कुछ यंग नेता लोग थे, यंग मेंबर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनका मानना था कि दे वांटेड मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि पूरी आज़ादी मिले हमको, आधी अधूरी नहीं। दे वांटेड पूर्ण स्वराज, और इसके लिए वो चाहते थे कि और भी बड़ा आंदोलन हो, और भी मास प्रोटेस्ट हो, रेडिकल मास प्रोटेस्ट होना चाहिए, एजिटेशन होना चाहिए। मीन्स कह सकते हो आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिचुएशन ये था कि कांग्रेस खुद में डिवाइडेड था। एक ग्रुप जिसको लीड कर रहे थे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, वो कहते थे कि बहुत हो गया मास प्रोटेस्ट, अब हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट में सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट के अंदर रह के ही उनका प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है और ये इंडिया के लोगों को परेशान कर रही है, इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एक ग्रुप था जिसमें यंग मेंबर थे, लाइक नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे। वो कहते थे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये ठीक है और बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए हमको ये इलेक्शन करना नहीं चाहिए, ठीक है, और बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए इससे।
और हमको पूरी आज़ादी की मांग करनी चाहिए। वी शुड आस्क फॉर कंप्लीट एंड फुल इंडिपेंडेंस, या आधा अधूरा नहीं, ठीक है। वो चाहते थे कि पूरी आज़ादी मिले। उसी टाइम पे एक और सिचुएशन था। व्हाट वाज द टाइम? इट वाज अराउंड 1930s। देखो तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ फॉर 1922 में एक बार और चालू करने की कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी रेज दिस। सो 1922 को अगर ये फिनिश हो गया तो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल जो थे ये बड़े प्रॉब्लम के टाइम थे। और अराउंड 1930s मीन्स कह सकते हो 1926 से 30 आते आते बहुत सारा इंटरनेशनल मार्केट चेंज हो गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन का सिचुएशन था। Years around 1930s were very difficult for people because of great economic depression of 1930. Agriculture price began to fall from 1926 and collapsed after 1930. And as the demand for agricultural goods failed and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. प्रॉब्लम क्या था? देखो अराउंड 1930s इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मीन्स आर्थिक मंदी कहते हैं हिंदी में उसे हम। आर्थिक मंदी मीन्स देयर वाज नो डिमांड इन मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। कोई डिमांड ही नहीं था। डिमांड नहीं होने की वजह से सारे चीज़ों के प्राइस गिर रहे थे और ट्रेड नहीं हो रहा था। देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा घाटा किसको हुआ? बिजनेसमैन को तो हुआ, इससे ज़्यादा घाटा किसानों को भी हुआ। कैसे? अब खेत में जो उगाए वो बेच नहीं सकते, मीन्स रेट नहीं मिल रहा है। सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के जो है प्राइसेस हैं एकदम कोलैप्स कर गए। 1926 से स्टार्ट हुआ कम होना और 1930 आते आते ख़त्म। मीन्स देयर वाज नो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो अगर किसान का जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, जो उसने उगाया है, जो क्रॉप्स हैं, अगर वो बेचेगा नहीं तो उसको इनकम नहीं होगा। इनकम नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से पे करेगा? और रेवेन्यू पे नहीं करने से फिर गवर्नमेंट क्या करती है? यू ऑल नो, गवर्नमेंट फिर परेशान करेगी ना, जेल में भरेगी, है ना, कोड़े बरसाएगी, तंग करेगी, है ना। तो देखो हो ये रहा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन था और एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस नीचे गिरे, कम हो गए उनके रेट्स, और डिमांड भी बहुत कम हो गया, ठीक है। डिमांड बहुत कम हो गया तो जो किसान था अपना सामान बेच नहीं सका। अपना सामान नहीं बेच पाने की वजह से अब उसको कोई इनकम नहीं हो रहा था। अगर इनकम नहीं है सर तो कहाँ से वो टैक्स पे करेगा, कहाँ से रेवेन्यू देगा? और रेवेन्यू नहीं देगा तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी है परेशान करने के लिए। सो बहुत प्रॉब्लम था किसानों को। इसी बीच और एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। There was another very essential and important incident happened during this freedom movement. जैसे it was Government of India Act 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1919 में कि कैसा टाइप का गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटेन चलाएगा। तो उस एक्ट में एक अनाउंसमेंट किया गया था कि हर 10 साल में, ठीक है, 1919 के बाद हर 10 सालों में एक रॉयल कमीशन आएगा, एक कमेटी आएगी, एक सेटअप किया जाएगा, एक कमेटी, एक कमीशन बनाया जाएगा जो एक रिपोर्ट बनाएगी कि इंडिया में पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट कैसे चला, क्या हाल चल रहा, गवर्नमेंट ठीक था, क्या कमियां थीं, क्या सुधार करना पड़ेगा, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट वर गुड थिंग्स। सो इन चीज़ों पे उसको रिपोर्ट बनाना था उस कमेटी को, ठीक है। तो क्या चेक करना था? वर्किंग ऑफ एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया था कि कैसे गवर्नमेंट चलेगा, उस एक्ट को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, क्या चेंज की आवश्यकता है, व्हाट आर द चेंजेस दैट इंडियन गवर्नमेंट रिक्वायर्स। तो इन सारी चीज़ों का रिव्यू करके एक रिपोर्ट बनाने के लिए कमीशन बनाया जाएगा। ऐसा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पास किया गया था। ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हर 10 साल में एक रिव्यू रिपोर्ट बनाएगा एक कमेटी, ठीक है। और वो कमेटी ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है,
क्या क्या इसमें परेशानियां हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स, दोनों का रिपोर्ट, और फिर सजेस्ट करना कि व्हाट शुड बी द चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ओके, तो हुआ ये कि अब 1919 में ये एक्ट पास किया गया, तो आना चाहिए था कमीशन 1929 में, 10 सालों बाद ये आना चाहिए था। बट हुआ ये कि इंग्लैंड में उस टाइम पे, ब्रिटेन में कह सकते हो, गवर्नमेंट था टोरी गवर्नमेंट। टोरी वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट था, और ठीक है, वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट होने की वजह से उन्होंने एक साल पहले उस कमेटी को भेज दिया इंडिया में, और उस कमेटी के हेड थे सर जॉन साइमन, और ठीक है, और सर जॉन साइमन अपना एक ग्रुप लेकर, अपना कमेटी लेकर इंडिया पहुँचे। ठीक है, तो देखो एक साल जल्दी क्यों पहुँचाया, बताओ, एक साल जल्दी क्यों कमीशन आया? क्योंकि ब्रिटेन में भी इलेक्शंस थे, और इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चल रहा है इसका असर बहुत पड़ने वाला था वहाँ के इलेक्शन पे। अब बताओ गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, इसका रिपोर्ट देंगे ना इंडिया में, कि इंडिया का गवर्नमेंट ब्रिटेन कैसे चला रहा है, इसके हिसाब से वहाँ भी वोट मिलेगा कि देखो हमने इंडिया में इतना अच्छा काम किया है, तो यहाँ भी और अच्छा करेंगे यहाँ पे, तो हमको वोट मिलना चाहिए। तो सब प्रॉब्लम था वोटिंग का, इलेक्शन चल रहा था ब्रिटेन में, इसलिए इस रिव्यू रिपोर्ट बनाने वाले कमीशन को एक साल जल्दी 1928 में भेज दिया गया। ठीक है जी। द कमीशन वॉज कंपोज इंटायरली ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स विथ नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर बीइंग इंक्लूडेड इन इट। और इस कमेटी में एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यह था कि इस कमेटी में जितने भी मेंबर थे वो सिर्फ ब्रिटिश से, जो ब्रिटेन से आए थे, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इंडिया वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भैया कुछ ब्रिटिशर्स, ये 4-5-6 जो ब्रिटेन के लोग हैं, ये लोग आएंगे और इंडिया का डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, मीन्स इंडिया कैसे गवर्नमेंट चलेगा, क्या हाल चाल है, क्या क्या चेंज होगा, ये डिसाइड सिर्फ 4-5-6 या 8-10 ब्रिटिश ही करेंगे। उनको क्या पता इंडिया कैसा है, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, कहा कि हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स कैन नॉट डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। यस, तो इसमें उन्होंने बोला कि भैया ये साइमन कमीशन हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, एंड दिस साइमन कमीशन इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी रिव्यू रिपोर्ट। मीन्स ये इंडिया के लोगों को ये डर था कि सारे ब्रिटिशर्स अगर रिव्यू करेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, उनको जो फ़ायदा होगा वो अपने हिसाब से रिव्यू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इंडियन मेंबर होना बहुत ज़रूरी था। तो कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन एट देयर सेशन एट मद्रास इन 1927। अब आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब मैंने ऊपर में बताया कि ये कमीशन आने वाला है 1928 में, तो इन्होंने 1927 से कैसे डिसाइड कर लिया कि हम इस साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे। तो रीज़न ये है कि ये जो मद्रास सेशन हुआ था 1927 का, ये हुआ था दिसंबर में, और 1928 के फेब में वो लोग आने वाले थे, फरवरी में। तो कुछ महीने पहले तो पता चल ही जाएगा ना भैया कि एक रिव्यू रिपोर्ट बनाना, साइमन कमीशन नाम का कोई एक कमीशन आ रहा है ब्रिटेन से। ठीक है, तो कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि इसका हम बायकॉट करेंगे। मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड कर लिया कि हम इसका बायकॉट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। नाउ व्हेन द साइमन कमीशन लैंडेड इन February 28, देयर वाज मास प्रोटेस्ट। सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, साइमन गो बैक का नारा लगाया। ठीक है, साइमन गो बैक का उन्होंने स्लोगन यूज किया, लोग चिल्लाते रहे रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पे ये प्रदर्शन दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, पूरे कंट्री में हड़ताल किया, ब्लैक फ्लैग मूवमेंट चलाया, मीन्स काला पट्टी, काला झंडा उड़ाया। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया कि साइमन चले जाओ यहाँ से, हमको तुम्हारे रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन लाहौर लाला लाजपत राय, हु वॉज leading the demonstration against the Simon Commission, was brutally lathi charged, and he died later that year due to injuries sustained then। तो लाला लाजपत राय एक दबंग नेता थे, कह सकते हो, एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, ठीक है, करेंट पाकिस्तान यू कैन से। तो लाहौर में, वो इंडिया था उस टाइम पे, लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे इस साइमन कमीशन के खिलाफ, और वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया, डंडा चलाया उनके ऊपर, और उनको इंजरी आई, और कुछ टाइम बाद उसी साल वो ख़त्म हो गए, मर गए। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन था। ये साइमन ई था, ससुरा ई था।
है ना, ये था जॉन साइमन, और इसी के हेड, यही हेड बना था उस कमेटी का, और इसी के नाम से उस कमीशन को जाना जाता है कि साइमन कमीशन था। देखो लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये देखो, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, नहीं चाहिए तुम्हारा रिपोर्ट, यू जस्ट लीव इंडिया एज इट इज़। तो ये सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, मास प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। अब देखेंगे कि इस साइमन कमीशन का क्या इम्पैक्ट था। To win over the mass protests, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1928 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. तो वायसराय जो थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे, ब्रिटेन के लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इतने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना, इनको मारना तो मुश्किल है, क्योंकि पूरा पब्लिक इकट्ठा हो गया था पूरे कंट्री में कि इस साइमन कमीशन को भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने इस मास प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, इस मास प्रोटेस्ट को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने एक ऑफ़र दिया अक्टूबर 1928 में, 1929 में इंडिया के लोगों को ऑफ़र दिया। कौन सा ऑफ़र? कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? कि एक एम्पायर के बीच में एक इंडिपेंडेंट नेशन होना। मीन्स इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा, बट वो हमेशा ब्रिटेन के अंडर में आएगा। मीन्स कह सकते हो डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आधी आज़ादी, हाफ फ्रीडम, यू कैन से। आधी आज़ादी का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। मीन्स इंडिया फ्री तो रहेगा, बट हमेशा उसको ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में काम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों में आज़ाद रहेगा। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही होता है कि आधी आज़ादी उसने इंडिया को ऑफ़र की, और नहीं बताया कि कब ये डोमिनियन स्टेटस देगा, कब इंडिया को आधी आज़ादी देगा, ठीक है। और उसने एक और ऑफ़र दिया कि चलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहा कि इंग्लैंड चलिए, वहाँ के पार्लियामेंट में हम बैठेंगे और सब लोग ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया में कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। देखो लॉर्ड इरविन बड़ा शातिर इंसान था, उसने दो ऑफ़र दिए। बोला कि मैं इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दूँगा, मीन्स आधी आज़ादी इंडिया को मिल जाएगी। और दूसरा कहा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए, इसका डिसाइड हम नहीं करेंगे। सिर्फ एक काम करते हैं, हम इंग्लैंड चलते हैं, वहाँ पे जहाँ पार्लियामेंट वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। इंडिया के लोगों को बोला कि वहाँ चलते हैं, कुछ लोग, कुछ आपके लीडर्स, और वहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। This did not satisfy the Congress leaders. The moderates and liberals wanted to reform in constitutional government under Britain. देखो, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया, ठीक है जी, कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया। तो कांग्रेस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, लेट मी टेल यू। यहाँ पे कांग्रेस मैं पहले बता चुका हूँ कि दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था। कौन कौन? एक ग्रुप था लिबरल्स, जिनको हम मॉडरेट्स भी कहते हैं, और थे नीचे एक ग्रुप रेडिकल्स में थे आपके सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। और लिबरल्स एंड मॉडरेट्स में थे तुम्हारे CR दास जैसे लोग और मोतीलाल नेहरू, MN लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू। तो ये जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, जो CR दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये जो लीडर्स थे बूढ़े हो चुके थे, और ये सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर आधी आज़ादी भी दे रही है तो ठीक है। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट में सुधार हो, भले गवर्नमेंट ब्रिटेन का हो। देखो गौर से सुनना, लिबरल और मॉडरेट चाहते थे कि ब्रिटेन का गवर्नमेंट हो तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छे से चलना चाहिए, चाहे हमारा हो चाहे ब्रिटेन का हो, ठीक है। हमको आधी आज़ादी भी मंजूर है, कहा किसने? लिबरल्स एंड मॉडरेट्स। लेकिन कांग्रेस में उसी टाइम पे रेडिकल्स थे। रेडिकल का मतलब जो पूरी तरह से चेंज चाहते थे, वो चाहते थे कि पूरी आज़ादी चाहिए हमको, ये ब्रिटेन का आधा भीख में दिया हुआ आज़ादी नहीं चाहिए सर। तो इसमें थे तुम्हारे रेडिकल्स। कौन कौन थे रेडिकल्स? लाइक
नेहरू एंड बोस, वो चाहते थे कि दे वांटेड सॉवरेंटी, दे वांटेड फुल फ्रीडम, दे वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया। सो उन्होंने क्या किया, इन 1929 जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर कांग्रेस, 29 में लाहौर में कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज, उन्होंने कहा कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए। और नेहरू जी ने डिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, विल सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इतना सारा डिक्लेयर कर दिया कि हमको नहीं चाहिए भाई आपकी आधी आज़ादी, ठीक है, हमको चाहिए पूरी। लेकिन ये सारी चीज़ें उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थीं, उतनी असरदार नहीं थीं। तो अब गांधी जी को कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे कि मास मूवमेंट हो, लोगों में प्रोटेस्ट हो, लोगों में अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट के खिलाफ लोग मिल के एक साथ खड़े हों। देखो गांधी जी न्यू दिस कि जब तक इंडिया यूनाइटेड नहीं होगा ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते, यहाँ से नहीं भगा सकते, ठीक है जी। तो गांधी जी ने एक दूसरा तरीका ढूंढा जिससे कि लोग यूनाइटेड हों, और ये क्या था, दिस अनदर वे वाज साल्ट मार्च। साल्ट मार्च देखते हैं। द साल्ट मार्च इज ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च एंड दांडी सत्याग्रह, was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by महात्मा गांधी। ये था non-violent civil disobedience, non-violent civil disobedience। अब हमको जानना है कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था। अब तक हम पढ़े कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, मीन्स क्या क्या ऐसे रीज़न थे कि गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। सबसे पहले तो कांग्रेस में डिफरेंसेस थे, दूसरा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तीसरा साइमन कमीशन इंडिया आ रहा था। ये तीन रीज़न थे कि गांधी जी को एक नया तरीका ढूंढना पड़ा प्रोटेस्ट करने का, और ये तरीका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये कैसे डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट को कॉपरेट न करना, जैसे सारी चीज़ें बायकॉट कर देना, काम करने से मना कर देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन कॉपरेशन। मीन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने के लिए कॉपरेट न करना, क्योंकि जानते हो कि गांधी जी बिलीव कि अगर हम कॉपरेट न करें तो ब्रिटेन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चला सकता, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ये हो गया। अब देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का होता है कि अब की बार हम सिर्फ बायकॉट नहीं करेंगे, अब की बार हम रूल भी ब्रेक करेंगे। ब्रेकिंग द रूल इन नॉन वायलेंट वे इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहले तो काम करने से मना किया, अब यहाँ पे लॉ या रूल्स फॉलो करने से मना कर रहे हैं, वो भी पीसफुली एंड नॉन वायलेंट वे। तो शांति से बोलना कि हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, और उस रूल को तोड़ना, शांति से किसी रूल को तोड़ना, ये कहलाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। शांति से पीसफुली ब्रेकिंग द रूल इन नॉन वायलेंट वे इज़ कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखते हैं ये साल्ट मार्च कैसे स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। 31 Jan 1930 he sent a letter to वायसराय इरविन stating 11 demands। देखो वायसराय इरविन को, ठीक है, उन्होंने 1930 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने अपने 11 डिमांड्स रखे। 11 मांग थे, इंडिया के लोगों का 11 डिमांड था, ठीक है, कि ये चीज़ें हमारे लिए होनी चाहिए करके उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया। तो इस डिमांड में सबसे इम्पॉर्टेंट था सॉल्ट टैक्स, ठीक है। तो सॉल्ट टैक्स, पहले गवर्नमेंट ही नमक बना सकती थी और गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ था नमक के ऊपर। तो गांधी जी अंडरस्टूड कि नमक ऐसा चीज़ है जो हर कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, क्लास, रिच, पुअर, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी हो, नमक तो खाता ही खाता है। तो गांधी जी समझ गए थे कि नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरे इंडिया को क्या कर सकती है, यूनाइटेड कर सकती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, नाटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, ठीक है। नमक ऐसा चीज़ था जो सब लोग खाते हैं। तो गांधी जी अंडरस्टूड कि नमक को यूज किया जाए लोगों को यूनाइटेड करने के लिए। तो इस मैटर को उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या किया उन्होंने? The most important of all was the demand to abolish salt tax. Salt was something
consumed by rich and poor alike and it was one of the most essential items of food। इसके बिना कोई भी खाना अधूरा ही है। तो नमक के बिना कुछ काम चलेगा नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे गोरे हो काले हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। The tax on salt was government's monopoly and its production was most oppressive phase of British rule। तो ब्रिटिश रूल का सबसे घटिया चेहरा तब देखने को मिला, ब्रूटल एंड यू कैन से मोस्ट ऑपरेसिव एंड बैड फेस दैट इंडिया सॉ, कि गवर्नमेंट ने नमक पे भी सॉल्ट लगा दिया, नमक पे भी सॉल्ट कहता हूँ, नमक पे भी टैक्स लगा दिया, नमक पे भी टैक्स लगा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने, वो भी अपने हिसाब से जितना ले सकते थे। तो इसका प्रोटेस्ट करने का गांधी जी ने सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि पूरा देश नमक खाता है और नमक के लिए लोग अपने घर से बाहर जरूर प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे। सो व्हाट डिड ही डू? महात्मा गांधी's letter was in a way an ultimatum if demands were not fulfilled by 11 March the better and letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign or movement। तो गांधी जी ने अपने लेटर में ये अल्टीमेटम भेजा था, कह सकते हो कि धमकी भरा लेटर था, धमकी था, ये एक फाइनल वार्निंग था कि अगर हमारे 11 डिमांड्स, जिसमें सॉल्ट टैक्स का एबोल्यूशन भी था कि सॉल्ट टैक्स को हटाना भी उस डिमांड में शामिल था, बोले कि हमारे 11 मांगें पूरी करो, नहीं तो हम एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये गांधी जी ने साफ साफ वायसराय लॉर्ड इरविन को कह दिया। इरविन डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया प्रपोजल, बोलता है तुम कर लो प्रोटेस्ट, तुमको जो करना है, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारे 11 डिमांड्स। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च विथ 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो अपने 78 चेले चपाटों के साथ, कह सकते हो, चेले चपाटे मीन्स अपने उनके फॉलोअर्स के साथ, ठीक है, 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी पैदल चला। साबरमती आश्रम और यह दांडी, और दांडी क्या है, एक कोस्टल टाउन है जहाँ पे नमक बनाया जाता है। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पैदल चले, वो भी कितना, 240 माइल्स, और उनके साथ कितने लोग आए थे, 78, ठीक है। तो क्या होता था, इस 24 दिन के जर्नी में हर दिन वो 10 मील चलते थे, 10 माइल्स गांधी जी वॉकड एवरी डे, 10 मील गांधी जी हमेशा हर दिन चलते थे, और 24 दिन में ये 240 माइल की दूरी पार करके ये पहुंच गए। तो देखो, हर दिन ये रात को रेस्ट करते थे, आराम करते थे, तो जहाँ भी रुकते थे वहाँ पे लोगों को अवेयर करते थे कि आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, पूर्ण स्वराज क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, अंग्रेज़ों को कैसे भगाना है, कैसे यूनाइटेड होना है, इन सारी चीज़ों पर वो स्पीच देते थे रास्ते में। और रास्ते में जो लोग भी मिलते थे, बहुत लोग उनके साथ रास्ते में शामिल होते गए, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। मीन साबरमती आश्रम से दांडी तक वो चल के गए, और रास्ते में जितने भी लोग मिले वो इंक्लूड होते थे इनके प्रोटेस्ट में, और ऐसे करते 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 ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, ठीक है। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped and talked about पूर्ण स्वराज। जहाँ पे भी रुकते थे पूर्ण स्वराज के बारे में लोग पूछते थे, उनको बताते थे कि पूर्ण स्वराज क्या है। On 6 April he reached Dandi and ceremoniously violated the law manufacturing the salt by boiling sea water। तो 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए दांडी, और दांडी में बड़े सेलिब्रेशन के साथ, कह सकते हो सेलिब्रेशन के साथ, उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ के हिसाब से सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती है, लेकिन गांधी जी ने ज़बरदस्ती वहाँ पे समुद्र के पानी को, सी वाटर को बॉईल किया और नमक बनाया। इसका मतलब था गांधी जी ने रूल ब्रेक किया। यही तो मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। बोला कि हम गवर्नमेंट के जो लॉ हैं उसको हम तोड़ेंगे। तो गांधी जी फर्स्ट टाइम ही ब्रोक द रूल एंड इट वाज सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट रूल, यू कैन से सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया गया था, इस वाले रूल को गांधी जी ने तोड़ दिया, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Now let's talk about what was the impact of Salt March. So I will show you a picture where Gandhiji is leading this procession, this march from Sabarmati to coastal town Dandi। ये देखो उनके फॉलोअर्स उनके साथ, ठीक है। सब कोई कहाँ जा रहे थे? दांडी, ठीक है।
ऐसे लोग चल के जाते थे ये लोग। Now what was the impact? People were now asked not only to refuse to cooperate with the British, but they had done in 1921, but also to break the colonial laws. तो अब की बार लोगों को सिर्फ कॉपरेट मत करो ऐसा नहीं बोला, अब की बार बोला कि रूल भी तोड़ो। अब तक तो हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को, अब हम रूल भी तोड़ेंगे। ठीक है, 1921-22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ लोगों ने कॉपरेट करने से मना किया था। गांधी जी ने अब की बार कहा कि भैया अब की बार वी आर गोइंग टू ब्रेक द रूल्स टू। और कौन सा रूल खुद तोड़े, वो खुद एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ओके, एट द मूवमेंट एज द मूवमेंट स्प्रेड, पीपल मेड सॉल्ट इन मैनी पार्ट्स टू एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, जिसको हम चौकीदारी कहते हैं। लिकर शॉप्स क्लोज्ड, फॉरेस्ट लॉ वॉज ब्रोकन। तो जैसे ही इस मूवमेंट का पता चला कि गांधी जैसे इंसान ने मजबूर होकर गवर्नमेंट से रूल ब्रेक किया, ठीक है, कानून तोड़ा, तो लोग भी समझे कि कितना मुश्किल हुआ होगा, कैसा कंडीशन आ गया होगा कि रूल तोड़ा, और गांधी जी रूल तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ेंगे। तो पूरे कंट्री में लोगों ने सॉल्ट बनाया, जहाँ जहाँ भी बन सकता था। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल मेड सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट बनाया। कई जगहों में उन्होंने लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, जिसको हम चौकीदारी कहते हैं। गांव के एरिया में जो जमींदार कह सकते हैं, जो वसूली करते हैं, लैंडलॉर्ड, चौकीदारी। उसके बाद लिकर शॉप्स वर क्लोज्ड, शराब की दुकानें बंद कर दी गई। और फॉरेस्ट लॉ वॉज ब्रोकन, जैसे जंगल का कानून था, फॉरेस्ट लॉ की जंगल आम आदमी को जाकर पेड़ नहीं काटना है या फिर जंगल में नहीं घुसना है, तो लोग ज़बरदस्ती गए जंगलों में, जंगल का कानून भी तोड़ा। मीन्स जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रोक किया तो पूरे कंट्री में जहाँ भी नमक बन सकता था लोगों ने नमक बनाया गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर। कई जगह पे रेवेन्यू पे करने से लोगों ने मना किया, जिसको हम चौकीदारी भी कहते हैं। इट इज़ रेवेन्यू गिवन बाय पेसेंट टू द लैंडलॉर्ड। ओके, और शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई। और क्या किया, फॉरेस्ट लॉ भी ब्रेक किया गया। इरविन वॉज वरीड अबाउट द मूवमेंट, सो दे स्टार्टेड टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। 1930, अब्दुल गफ्फार खां, अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अरेस्टेड इन पेशावर एंड पीपल प्रोटेस्टेड वायलेंटली। तो क्या इरविन जो थे यहाँ के, लॉर्ड इरविन वाइस रॉय थे इंडिया के, वो देखे कि ये मूवमेंट तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला मेजर अरेस्ट हुआ 1930 में, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, उनके चेले माने जाते थे, ठीक है। तो पेशावर पाकिस्तान में वो अरेस्ट हो गए। पेशावर अभी जो पाकिस्तान में, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर दिया गया। और उनके अरेस्ट होने के बाद लोगों ने और ज़ोर से वायलेंटली प्रोटेस्ट किया, मीन्स लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वायलेंस घुस गया। जैसे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लोग भड़क गए और वायलेंट हो गया प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अ मंथ लेटर, और उसके एक महीने बाद, मीन्स अब्दुल गफ्फार खां के अरेस्ट होने के एक महीने बाद महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया गया। तो इसके खिलाफ, महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ सोलापुर, महाराष्ट्र में, जहाँ पर लोगों ने, स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने, दे अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस और स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। तो जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग थे जिनको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जैसे कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट, और कह सकते रेलवे स्टेशंस, म्यूनसिपल बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को तोड़ दिया, जला दिया, पुलिस लोगों को पीट दिए। महात्मा गांधी का अरेस्ट होने के बाद ये वायलेंस स्टार्ट हो गया सब तरफ, ठीक है। अ फ्राइटन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, पीसफुली सत्याग्रह वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 100,000 पीपल वर अरेस्टेड। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो, अब्दुल गफ्फार खां को अरेस्ट किया, उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट किया, तो इसके प्रोटेस्ट में लोग वायलेंट हो गए। पुलिस पर अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे रेलवे स्टेशन और कह सकते हैं म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, इन सारी चीज़ों को अटैक किया। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, गुस्से में आ गई। उसने इन लोगों को दबाना स्टार्ट किया, मीन्स इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करना स्टार्ट किया। और दे स्टार्टेड ब्रूटल लाठीचार्ज, मारना पीटना चालू किया। वो उन्होंने अरेस्ट किया लगभग 1 लाख लोगों को, 100,000 पीपल वर अरेस्टेड। बच्चों को पीटा गया, औरतों को पीटा गया, मीन्स वायलेंस ही वायलेंस था पूरे कंट्री में, ठीक। लुकिंग एट सच वायलेंट सिचुएशन, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट
and he accepted a pact with Irvin in 1931. By this Gandhi-Irvin pact, गांधी जी consented to participate in round table conference. अब इतना वायलेंस होने के बाद गांधी जी भी जेल में हैं, तो जेल में ही रहकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इरविन के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी फॉर अ पैक्ट, ठीक है, विथ इरविन. इरविन के साथ वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ. और इस समझौते के हिसाब से गांधी जी अग्रीड टू गो इनटू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिसाइड द गवर्नमेंट, ठीक है, डिसाइड द गवर्नमेंट, डिसाइड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और गांधी जी ने इसके बदले डिमांड किया. गांधी जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ इंग्लैंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं डिस्कस भी करूँगा कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके बदले में आप सभी को जितने जेल में भरे गए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा. गवर्नमेंट से के साथ ये समझौता हुआ कि महात्मा गांधी अग्रीड टू गो इनटू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको उन्होंने पहले रिजेक्ट किया था. बट गांधी जी कहते हैं कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोग मर रहे हैं, वायलेंस फैल रहा है सब तरफ, तो मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हूँ. लेकिन इसके बदले जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है सबको छोड़ दिया जाएगा. तो इरविन भी अग्रीड किया और गांधी जी चले कहाँ पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक समझौता करने के लिए, ठीक है. बट पैक्ट वॉज अनसक्सेसफुल एंड गांधी रिटर्न टू इंडिया. गांधी जी वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे समझौता नहीं हो सका. गांधी जी की बात ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लोग नहीं माने. गांधी जी चाहते थे कि ये चेंजेस होने चाहिए, बट वो चेंजेस ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया. मीन्स समझौता नहीं हो सका गांधी जी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, ठीक है. और जब वो इंडिया आए तो देखा कि नेहरू जी और गफ्फार खां दोनों बड़े लीडर थे कांग्रेस के, और दोनों जेल में थे और ब्रिटिश का अत्याचार, रिप्रेशन चल ही रहा था. सो गांधी जी tried to restart civil disobedience movement but lost momentum by 1934. गांधी जी ने 32 में वापस आके फिर से, ठीक है, क्या किया, इसको फिर से 32 में स्टार्ट करने की कोशिश की. मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये बंद हो गया था. क्यों? क्योंकि गांधी जी भी नहीं थे, क्योंकि समझौता किया था ना गांधी जी कि मैं यहाँ पे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दूंगा और मैं समझौता कर लूँगा गवर्नमेंट के साथ, बस जितने प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा. तो जब गांधी जी आए और समझौता नहीं हो सका तो उन्होंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट 1934 के आते आते ये मूवमेंट भी अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए. देखते हैं, यह है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. हमारे गांधी जी ये रहे, कहाँ गए, यहाँ पे बैठे हैं गांधी जी, ठीक है. और ये रहा आपका राउंड टेबल, इसको कहते हैं राउंड टेबल. यहाँ के पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था और समझौता नहीं हो सका. गांधी जी वापस आए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार लोग इंटरेस्ट नहीं लिए, क्योंकि ये समझ गए थे गांधी जी कुछ भी होता है फिर तो बंद कर देते हैं, ठीक है. तो देखेंगे आगे हम अपने वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स ने, हाउ डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीपल रिएक्टेड टूवर्ड्स दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट को लेकर दूसरे कम्युनिटी, दूसरे ग्रुप्स ने कैसे रिएक्ट किया. एंड दैट इज़ व्हाट विल बी आवर वीडियोज़ नेक्स्ट टॉपिक.